स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ मौजूद हैं विजय चौक पर और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से जो बातें कही, उसमें उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना कि आप मुझे मोदी जी ना कहें, मोदी कहें, जी लगाकर मुझे अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से दूर ना करें। और एक बात बिल्कुल क्लियर है अब कि 2024 का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो है मोदी की गारंटी, जो इन विधानसभा चुनावों में भी आपने सुना। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उनको संदेश दिया था पार्टी मुख्यालय से, तब भी यही बात कही कि अब आपको मोदी की गारंटी के आगे आगे चलना है। आज जब प्रधानमंत्री ने उस सभागार में कदम रखा जहां उनके सांसद पहले से मौजूद थे, तो मोदी जी का स्वागत है कि नारे लगने लगे, मोदी की गारंटी के जो है वो नारे लगने लगे। और वक्त वक्त पर इस किस्म का इंटरेक्शन वो अपने सांसदों के साथ रखा करते हैं और उन्हें विपक्ष के साथ कैसे डील करना है, जनता के बीच में क्या मैसेज लेकर के जाना है, ये सीधे प्रधानमंत्री बताया भी करते हैं। तो आज के उनके इस इंटरेक्शन की कुछ खास बातें हम देवेंद्र से जानते हैं। और सौरभ, आज जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प और एक तरह से कहें कि क्रिएटिव तस्वीर दिखी पीएम मोदी की बोलने के मामले में, वो ये कि आज उन्होंने आमतौर पे देखे हैं तो ऐसे मौके पे उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष की धज्जियाँ उड़ा देंगे। विपक्ष के बारे में उन्होंने सिर्फ एक प्रसंग में उसका जिक्र किया, बाकी कोई बात नहीं की। और यहाँ पे आप कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से अगर आप तुलना करें तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर राहुल गांधी की जीत हुई होती, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई होती, तो राहुल गांधी क्या क्या कर रहे होते। आज पीएम मोदी ने जो 3 चीज़ों पे जोर दिया, उसमें पहली बात तो ये कि उन्होंने बताया कि बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं उसका रिपीट परफॉर्मेंस कैसा होता है। और ये सबूत है हमारे सुशासन का कि जहां कांग्रेस 8 से 9% पे उसका रिपीट परफॉर्मेंस है, वहां बीजेपी का लगभग 56% के आसपास। 2 बार कितनी बार हम रिपीट हुए, 3 बार हम कितनी बार हमारी सरकारें रिपीट हुई, ये पीएम मोदी ने डाटा देते हुए बताया कि इसका सीधा मतलब है कि सुशासन के मामले में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस सहित किसी भी दल से, उसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं, उससे बहुत बेहतर है, बहुत आगे है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो जीत हुई है ये सामूहिकता की जीत है, ये बीजेपी के संगठन की, कार्यकर्ताओं की, प्रदेश के नेतृत्व की, इस सब की मिलीजुली जीत है। ये मोदी की जीत नहीं है, ये विश्वकर्मा योजना या दूसरी योजनाएं हैं उन सब की जीत है। और इसमें आप और ज़ोर शोर से लगिए, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए विश्वकर्मा योजना पे। तीसरी चीज़ आज एक बार फिर से उन्होंने कही कि जो अपोजिशन बार बार जातियों के आधार पर 2024 के चुनाव को लेकर जाना चाहता है, पीएम मोदी ने दोहराया फिर से कि हमारे लिए जातियां 4 हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, और इसी के लिए आपको काम करना है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की जीत के बाद 2024 के रोड मैप के लिहाज से पीएम मोदी को जो एक लाइन खींचनी थी कि आपको इस नैरेटिव पे जाना है, वो लाइन उन्होंने दे दी और नारा तो दे ही दिया कि मोदी गारंटी। और ये आपने जैसा जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जहां सत्ता में होते हैं जनता दोबारा हमें कितना चुनती है, कांग्रेस को कितना चुनती है। उसका डेटा कुछ यूं है, हाल के वर्षों में 40 ऐसे विधानसभा चुनाव जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते हुए चुनाव में जा रही थी, केवल 7 बार उसको चुनावों में दोबारा कामयाबी हासिल हुई, मतलब उसकी सरकार रिपीट हुई है। और 39 में से 39 में से ऐसे मौकों पर अपनी सरकार में रहते दोबारा जनता के बीच जाने पर 22 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता अगर आपके काम पर भरोसा करती है तो आपको दोबारा मौका देगी, और ये अंतर कांग्रेस और बीजेपी में उन्होंने बताया। अब मैं यहाँ से इसी बात को जोड़ता चलूँ, जो प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए किताब लिखी है और उसमें उनकी और उनके पिता की बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस का जिक्र है अलग अलग बातों को लेकर। उसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री उस नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी के इंटरेक्शंस कैसे रहते थे, क्या बातचीत करते थे, प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी के बारे में उनके पीछे क्या बात उनको शर्मिष्ठा मुखर्जी को बताया करते थे, राहुल गांधी के बारे में वो क्या सोच रखते थे, राहुल गांधी के बारे में क्या कहते थे। तो इन दोनों बातों को आपको जानना चाहिए। पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के बारे में एक बार उनसे बिल्कुल साफ कहा कि इस व्यक्ति की राजतंत्र को लेकर सोच, स्टेट क्राफ्ट को लेकर के सोच बिल्कुल क्लियर है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं देश के अंदर जो जनता की नब्ज को पकड़ना जानते हैं, जनता की नब्ज को समझना जानते हैं। और जो राहुल गांधी बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे किसी और को वो सुनना नहीं पसंद करते, यहाँ केवल एक व्यक्ति की चलती है, प्रणब मुखर्जी उनके बारे में ये कहते थे कि ये मिस्टर नो ऑल वाली कोई सोच नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं है। ये समझने के लिए, दूसरों को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। और चौथी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हार्डकोर आरएसएस के व्यक्ति होने की वजह से ये कट्टर देशभक्त है,
कट्टर राष्ट्रवादी हैं। फिर मैं बता दूं, ये सारी बातें जो मैंने आपको कही, ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कहा करते थे नरेंद्र मोदी के बारे में। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो ये पुस्तक शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है, जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, और सब जानते हैं कि प्रणब दा उनसे कितने अटैच थे, और पहले भी ये चर्चा होती थी कि जो राजनीतिक विरासत होगी वो शर्मिष्ठा संभाल सकती हैं उनके बारे में। तब भी वो जो कहते हैं ना, एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो अलग किस्म का रिश्ता था, और शायद यही वजह है कि शर्मिष्ठा अब जब वो पुस्तक लिख रही हैं उनमें कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं जो पहले चर्चा नहीं होती हो। राहुल गांधी कितने मैच्योर हैं, कितने मैच्योर नहीं हैं, नरेंद्र मोदी की देश को लेकर, देशभक्ति को लेकर, या कहें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को लेकर, इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन जब देश का इतना खांटी नेता प्रणब मुखर्जी, जो इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुए और राहुल गांधी के समय तक कांग्रेस में उनको काम करना पड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका कद बहुत बड़ा था, और वो उनकी पीड़ा भी हमेशा रही कि देखिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। सबसे ज्यादा क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक व्यक्ति काम आता था तो वो प्रणब मुखर्जी आते थे। अगर वो ये बात इतनी स्पष्टता से जो अपनी बेटी को बताते हैं, और उनकी बेटी इस वक्त वो पुस्तक लिखती है, तो लोग कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल मोटिव होगा, पुस्तक लिखवाई गई क्या, इसके पीछे कोई है क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक किताब लिखना कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन का काम होगा। मुझे लगता है इतने लंबे समय में जिस तरह से कांग्रेस बदली, जिस तरह से गांधी परिवार और मुखर्जी परिवार के रिश्ते खराब हुए, जिस तरह से प्रणब मुखर्जी को आखिरी समय में भी वो सम्मान नहीं मिला, और जिस तरह से राष्ट्रपति रहते हुए, और जब प्रणब मुखर्जी चले गए थे नागपुर विजयादशमी के उद्बोधन के समय, उस समय जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया आई थी, शायद वो सब कुछ उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीजों को और स्थापित करता है। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी बहुत छोटे दिखते हैं, अगंभीर एक ऐसा नेता जिसको महत्वपूर्ण मौकों पर गायब हो जाने की आदत है, वाया प्रणब मुखर्जी। देखिए, शर्मिष्ठा ने जो अपनी किताब में लिखा है उसमें बहुत ऐसा पर्सनल संदर्भ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रणब मुखर्जी से जब मिलते थे तो उनके पाँव छूते थे, तो उससे उनकी कर्टिसी, बड़ों के लिए उनका आदर, ये दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि वो इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं थे कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, ऐसा कोई उनके भाव नहीं था। दूसरा बात ये भी आती है, वो अपनी किताब में ये भी लिखती हैं कि किस तरह से प्रणब मुखर्जी ये मानते थे कि राहुल गांधी के अंदर जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो बिल्कुल नहीं है, ये वो लिखती हैं। वो ये भी लिखती हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को टॉलरेट नहीं कर सकती है जो अपने माइंड से चलने वाला हो, अपने दिमाग से चलने वाला हो। तो ये सारी बातें उस माहौल को दिखाती हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी चलती है, या जो गांधी परिवार है वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को चलाता है। ये सारी बातें, और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता जब वो खुद अपने इसमें प्रणब मुखर्जी की डायरीज में से भी उन्होंने कुछ चीजें बिल्कुल, जो वो डायरी लिखा। प्रणब मुखर्जी ने इतना कुछ जो शेयर किया प्रणब अपनी बेटी से, वो सारा वो जो जैसे है जब उनको भारत रत्न दिया, मोदी सरकार का ये फैसला था 2019 में, तो उस अवार्ड फंक्शन में गांधी परिवार ने शिरकत नहीं की थी। और इसमें शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको ये बात तो खराब लगी होगी, तो उन्होंने कहा कि जब पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को एआईसीसी के दफ्तर में जाने के लिए की इजाज़त नहीं मिलती, गेट पर ताला लगा दिया जाता है, तो फिर तो ये उसके सामने बड़ी छोटी सी बात है। इसका जिक्र वो करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी के एटीट्यूड में यह नज़र नहीं आया कि वो राष्ट्रपति जो बने हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा सम्मान दिया, हर दौरे के बाद उनसे मिलने जाते थे, उनसे लगातार मिलते रहते थे। और मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा सम्मान दिया। आप देखिए, जब विजयादशमी के महोत्सव पर प्रणब मुखर्जी नागपुर गए थे, उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने, और जब उन्हें निमंत्रण दिया तो कांग्रेस के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि प्रणब मुखर्जी को संघ कार्यालय में नहीं रहना चाहिए। प्रणब मुखर्जी गए, नागपुर गए, संघ की उन्होंने तारीफ की, और उसके बाद उनके ऊपर लगातार कांग्रेस के नेता किसी न किसी रूप से हमला करते रहे। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने इसकी चिंता नहीं की। मुझे लग रहा है प्रणब मुखर्जी जानते थे कि देशभक्त संगठन के साथ जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न देकर उनका सम्मान बढ़ाया। और मुझे लग रहा है कि एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच दो विपरीत दलों से आने के बाद भी दोनों ने अपने पद की जो गरिमा को रखा राष्ट्रपति के रूप में, और प्रधानमंत्री के साथ उनके साथ बेहतर तालमेल रहा, ये बताता है कि प्रणब मुखर्जी एक बेहतर राष्ट्रपति थे और बड़े नेता थे। अब राहुल गांधी को लेकर के जो बातें इस किताब में लिखी गई हैं प्रणब मुखर्जी के हवाले से, वो उनको बड़ी अच्छी रोशनी में नहीं दिखाती हैं कि प्रणब मुखर्जी की उनके बारे में क्या सोच थी।
उसमें ये लिखा है कि प्रणब मुखर्जी कहते थे कि अभी उनकी राजनीतिक सोच राहुल गांधी की जो है वो परिपक्व नहीं है, और उन्होंने ये भी उनको एक बार जो है जो 10 साल यूपीए का शासन रहा उस दौरान उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप कैबिनेट में शामिल हो जाइए, कुछ अनुभव ले लीजिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन और ये बातें पहले भी आती नहीं है इस हवाले से, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कभी किया नहीं। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, और ये प्रणब मुखर्जी की तब ये कोशिश रही थी कि राहुल गांधी को ग्रूम किया जाए, और राहुल गांधी की अनिच्छा के बाद प्रणब मुखर्जी को ये समझ में आ गया होगा कि जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी को ग्रूम करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो तो शायद इनमें है ही नहीं, तभी इस बात की गंभीरता को भी नहीं समझ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस प्रकार से उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तब हमें ये बताया गया था कि प्रणब मुखर्जी बेहद खफा थे इस बात से, और उन्हें ये समझ में आ रहा था कि एक तरफ तो ये दिख रहा है कि सरकार को आप कितना कमज़ोर बता रहे हो, दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी किस कदर दिख रही है और एरोगेंस किस कदर दिख रहा है, इन सारी बातों को लेकर प्रणब मुखर्जी ने चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर इतने सारे इंटरेक्शन के बाद राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी का आकलन जो कि शर्मिष्ठा बता रही हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक सी बात नहीं है। राहुल गांधी को जो भी करीब से जानते हैं वो इन बातों को चाहे दबी जुबान में कहे या खुल के कहें, वो बताते हैं। जो ऑर्डिनेंस वाली बात आपने की, राहुल गांधी ने कहा था ऐसे ऑर्डिनेंस को तो फाड़ डालना चाहिए, उस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि उनके पिता बहुत नाराज थे उस वक्त, वो कैबिनेट में थे, सीनियर कैबिनेट मंत्री थे, और उनके शब्द थे प्रणब मुखर्जी के, हु डज ही थिंक ही इज, वो क्या समझते हैं, वो है कौन, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं, और इस वक्त प्रधानमंत्री जो है वो देश में नहीं है। सब जानते हैं कि उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश में थे, विदेश की यात्रा पर थे, उनके पीछे राहुल गांधी ने ऐसा किया था। और उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी कि गांधी नेहरू खानदान का पूरा अहंकार राहुल गांधी के अंदर है, लेकिन उनकी राजनीतिक क्षमता, उनका राजनीतिक कौशल इनके अंदर नहीं है। और ये बहुत चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी है ये। नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रणब मुखर्जी की टिप्पणी होने के नाते चोट पहुंचाने वाली नहीं है। प्रणब दा का तो नाराज होना बड़ा स्वाभाविक है। वो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट का फैसला था, देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री का मतलब देश का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र यानी जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, यानी पूरे देश का अपमान था वो। और शायद इस तरह से संविधान को ठोकर मारने वाले, जो जिसको अगर हम कहें कि अगर किसी ने इस तरह से ठोकर मारी थी तो इंदिरा गांधी ने मारी थी कि तानाशाही लागू कर दी थी, आपातकाल लागू कर दिया था। राहुल गांधी बिना किसी ऐसे पद पर रहे, और इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जहां हम लोग खड़े हैं यहीं से थोड़ी दूर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तब मीडिया देखा करते थे, अजय माकन उनके साथ गए अचानक बिना किसी, जिसको कहते हैं ना, कोई बातचीत भी शायद उन्होंने नहीं की, और प्रतीकात्मक तौर पर उसे फाड़ दिया। मुझे लगता है यह आजाद भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक, कलंकित करने वाली घटना है। राहुल गांधी को इसके लिए देश शायद ही कभी माफ करे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में लिया गया फैसला देश के लोगों की आस्था का मसला होता है। अगर आप किसी धर्म से जुड़े हैं, आस्था मानते हैं, तो देवी देवता में होती है। जब आप लोकतंत्र में आस्था मानते हैं तो संविधान, संसद उससे जुड़ी होती है। इसलिए प्रणब मुखर्जी के गुस्सा बेहद स्वाभाविक था। और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं प्रणब मुखर्जी के हवाले से, जैसे उसमें एक इंसिडेंट ये कोट किया है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कि एक बार राहुल गांधी सुबह सुबह, राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे और वो टहल रहे थे, अब अमृत उद्यान हो गया, पहले मुगल गार्डन इसको कहते थे, और उनको पसंद नहीं आता था कि अगर उनकी इस रूटीन के अंदर कोई अवरोध आए बीच पर। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उन्होंने उनसे मुलाकात कर ली, और बाद में उन्होंने ये बताया कि इनको मुझसे शाम को मिलने आना था, मैंने इनको शाम का समय दिया था, पीएम का समय दिया था, ये मुझसे मिलने सुबह एएम में आ गए। और फिर उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति के दफ्तर को एएम पीएम का अंतर नहीं मालूम, वो पीएमओ कभी किसी दिन कैसे चलाएगा, जो कोशिश होती है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने। इन बातों पर मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस के, जो अब नहीं हैं, जो गांधी परिवार के बड़े करीबी थे, उनसे मेरी बात जब हुई तो राहुल गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो है किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब ऐसी बात उन्होंने कही थी तो मुझे और इस बातों पर विश्वास हो जाता है जो शर्मिष्ठा मुखर्जी जो लिख रही हैं अपनी किताब में, और जिस तरह की बातें उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखी। और उनकी कोटरी से बड़े नाराज रहते थे प्रणब मुखर्जी। कोटरी शब्द किताब में इस्तेमाल किया गया है कि इर्द गिर्द उनके जो लोग थे उससे प्रणब मुखर्जी बहुत नाराज़गी रखते थे, और राहुल गांधी का बार बार क्रूशियल मौक़ों पर, जब पार्टी को उनकी ज़रूरत हो, पार्टी ऐसे फेज से गुजर रही हो जहां पर उत्साह बढ़ाए रखने की ज़रूरत है कार्यकर्ताओं की, उनका गायब हो जाना, छुट्टी पर चले जाना, विदेश चले जाना। प्रणब मुखर्जी कहते थे कि ये पॉलिटिक्स जो है 24/7 365 दिन का काम है, राहुल गांधी ये ऐसा नहीं करते हैं। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को नेता तब मानूंगा
अगर वो 88 सीटें 2019 के चुनाव में अगर वो 88 सीटें जीत करके ले आए कांग्रेस पार्टी को, ये बात प्रणब मुखर्जी ने कही थी। 88 का संदर्भ बड़ा साफ समझा जा सकता है, उससे पहले 44 सीटें थी। तो प्रणब मुखर्जी कह रहे थे कि अगर ये दुगनी भी कर दे कांग्रेस पार्टी की सीटें तो मैं राहुल गांधी को लीडर मानूंगा। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो समस्या प्रणब मुखर्जी ने जो बताई थी राहुल गांधी को लेकर कि अपने सलाहकारों से घिरे रहते हैं, मुझे लग रहा है वो समस्या आज भी जस की तस है। आप देखिए हेमंता विश्व शर्मा ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने राहुल गांधी पर यही आरोप लगाते कि वो सुनते नहीं है। संगठन के कई लोग चले गए, प्रदेश के कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए और ये आरोप लगाते रहे कि राहुल गांधी समय नहीं देते, उनके पीए से बात करना पड़ती है और राहुल गांधी से बात नहीं कराते। और आज भी कांग्रेस की यही बड़ी समस्या है कि कांग्रेस जितने बड़े नेता है उन्हें राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोगों से पहले बात करनी पड़ती है। अगर वो चाहेंगे तो राहुल गांधी से बात कर पाएंगे। राहुल गांधी की उपलब्धता अपने बड़े नेताओं को नहीं है और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है यही। और राहुल गांधी अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक वो कार्यकर्ताओं से उपलब्ध नहीं होंगे और कम से कम वो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, अमित शाह की कार्यशैली से समझ नहीं पा रहे कि एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी 24 घंटे संगठन का काम करते हैं और संगठन के नेताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को कम से कम बीजेपी की कार्यशैली देखकर कुछ सीखना चाहिए। और अंत में एक बात और बस आपको बता दें इस किताब के बारे में, 2024 का चुनाव आने जा रहा है। प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि राहुल गांधी को सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया, इसलिए शायद उनका महत्व राहुल गांधी नहीं जानते हैं। नेहरू गांधी खानदान में पैदा होने की वजह से उनको बड़ी आसानी से सब कुछ उपलब्ध था। सोनिया गांधी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने पर तुली हुई हैं, लेकिन उनके अंदर वो करिश्मा, वो राजनीतिक समझ नहीं है। ये प्रणब मुखर्जी की सोच थी राहुल गांधी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर कि वो क्या सोचते थे, ये भी हमने आपको बताया। वो नेता जिसकी जनता की नब्ज पर पकड़ है, जो कट्टर देशभक्त है, जो कट्टर राष्ट्रवादी है और एक ऐसा नेता है जिसकी सोच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये देश का इतना बड़ा नेता दो देश के नेताओं के बारे में क्या सोचता था। एक आज कहानी कुर्सी के में इतना ही। धन्यवाद।